हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे यूथनेशिया की और उससे एसोसिएटेड लॉज। मैं डॉक्टर वैभव गुप्ता। चलो शुरू करते हैं। बेसिकली यूथनेशिया क्या है? यूथनेशिया का मतलब है, यू का मतलब गुड एंड थेनोस जो हमने मार्वल में देखा था, जो चुटकी बजाता था और आधी दुनिया खत्म हो जाती थी, मतलब डेथ। इसको मर्सी किलिंग कहा जाता है। हम कुछ वर्ड यूज़ करते हैं जैसे मर्डर, सुसाइड, ये अलग हैं। मर्सी किलिंग इज़ अ डिफरेंट वर्ड। यूथनेशिया को कभी भी मर्डर या सुसाइड से एसोसिएट ना किया जाए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है? पेनलेस किलिंग ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इनक्योरेबल या पेनफुल डिजीज या इरिवर्सिबल कोमा। किताबों में लिखा हुआ है वॉलंटरी पुटिंग टू डेथ ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अ इनक्योरेबल टर्मिनल या एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें, ग्रीस और रोम के अंदर इसको गुड डेथ का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि ये सफरिंग को एंड करता था। सिटी मजिस्ट्रेट ऑफ एथेंस ने एक पॉइजन बनाया था जिसको कहा गया था ड्रिंक दी हेमलॉक, कि अगर कोई सफरिंग में है इसको पियो और अपनी सफरिंग ख़त्म करो। डच में कहा गया किलिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पर्सन किल्ड, जो इंसान मरना चाहता है, रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको मार दो। किंग जॉर्ज फाइव जो थे उनको भी यूथनाइज किया गया था। किसके? लॉर्ड डॉर्सन के द्वारा। जॉन ब्रॉडकिन एडम्स एक ब्रिटिश प्रैक्टिशनर थे, इन्होंने भी अपने बहुत सारे पेशेंट्स को यूथनाइज किया। अगर हम नाजी सोच की बात करें, उसमें एक वर्ड था लेवेंसुन वर्ड्स, जिसमें इन्होंने अगेन वही गई टर्मिनेशन ऑफ सफरिंग, बर्डन या इंडिग्निटी ऑफ लाइफ नॉट वर्थ लिविंग, जो जीने लायक ज़िंदगी बची नहीं उसको ख़त्म किया जाए। बाद में इन्होंने क्या कहा? एविडेंट पब्लिक बेनिफिट्स के लिए भी यूज़ करा। कैसे? यूजेनेसिस, रेशियल प्योरिटी, हाइजीन मेंटेन करने के लिए। फिर उन्होंने एक वर्ड दिया लेवेंसरोम, जिसमें कहा गया लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स, जर्मन्स की रहने की जगह बनाओ तो बाकी लोगों को मार दो। मिनिमाइजिंग द वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज या यूजलेस माउथ्स को मार दो। हम इंडिया में हैं, इंडिया में ऐसी सोच नहीं रखते। ये जो हमारी स्लाइड्स है, दिस इज़ बेसिकली फॉर द केस हरीश राणा, जो कि इंडिया का पहला केस बना जिसमें इंडिया में यूथनेशिया को एस्टेब्लिश किया गया। तो अगर हम इसको क्लासिफाई करें, फिजिशियंस एक्ट, अगर फिजिशियन चाहे तो एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया, अगर फिजिशियन एक्ट कर रहा है तो एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर पेशेंट की विल के ऊपर बात करें, या तो वॉलंटरी होगी या इनवॉलंटरी होगी या नॉन वॉलंटरी होगी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिजिशियन एक्ट की बात करते हैं। हम सब ने एक मूवी देखी है गुजारिश, जिसमें ऋतिक रोशन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मुझे मार दो, मुझे मार दो, ही इज़ इन वेजिटेटिव स्टेट। बहुत अच्छा रेडियो जॉकी है, बहुत फेमस है, एंड उसी के थ्रू अपना मैसेज फैला रहा है। तो बेसिकली एक्टिव यूथनेशिया में क्या है? एक्ट ऑफ कमीशन, वो एक्ट जो किया गया। क्यों? एंड ऑफ लाइफ के लिए, कि अगर ये ना किया जाता पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड। ये डायरेक्ट वॉल्यूशन है सेक्शन 302 या सेक्शन 304 आईपीसी का, जो कि मर्डर की बात करते हैं। कैसे कर सकते हैं? इंजेक्शन दे सकते हैं, लीदल ड्रग्स, बार्बिचुरेट्स, केसीएल, मसल रिलैक्सेंट्स, अगेन लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, लेकिन एक्सेस में दिया जाए तो हर चीज़ बुरी होती है। जो हमने पीछे पढ़ा था डॉक्टर हॉवर्ड मार्टिन का केस, इन्होंने 18 पेशेंट्स को यूथनाइज किया, जिसमें से 3 का तो मर्डर चार्ज लगा इनके ऊपर। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि मेरा कोई मोटिव तो नहीं था, सिर्फ यूथनाइज कर रहा था जो कि ग्रेट पेन में थे, लेकिन 3 मर्डर केस में गए। जनरल मेडिकल काउंसिल ने इनका नाम रजिस्टर से हटा दिया 2010 में, और एक न्यूज़पेपर में इन्होंने एडमिट करा कि इन्होंने 2 पेशेंट्स की जान की डेथ करी, जिसमें से एक उनका टर्मिनली इल सन भी था। पैसिव यूथनेशिया, अगेन अक्टूबर मूवी अगर हम देखेंगे, डायरेक्टली पैसिव यूथनेशिया पे नहीं है, बट कहीं ना कहीं मैसेज क्रिएट करती है। इसमें आएगा हमारा एक्ट ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब नहीं करना, टू ब्रिंग एन एंड टू लाइफ। एग्जाम्पल्स क्या हैं? हमने कोई मेजर्स यूज़ नहीं करे जिससे लाइफ प्रोलॉन्ग हो, जैसे हमने सीपीआर नहीं दिया, हमने उसको वेंटिलेटर पे नहीं रखा जबकि ज़रूरत थी, या डिसकंटिन्यू कर दिया, या विद होल्डिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ सस्टेनिंग मेजर्स, हमने इनमें से कुछ भी करा ही नहीं या करते करते रुक गए। फेलियर टू रिससिटेट अ टर्मिनल इल या होपलेसली इनकैपेसिटेटेड पेशेंट और सीवियरली डिफेक्टेड न्यूबॉर्न। एक सीवियरली डिफेक्टेड न्यूबॉर्न पैदा हुआ कि क्या ही ज़िंदा बचेगा, हमें पता है ये सेरेब्रल पाल्सी का पेशेंट है, कोई लाइफ नहीं है, हमने उसको जाने दिया।
देखो, एक्टिव यूथनेशिया का है मारना, पैसिव यूथनेशिया है मरने देना, लेटिंग डाई। अगर विल की बात करें पेशेंट की, वॉलंटरी यूथनेशिया, अगेन ऋतिक रोशन याद करो, इसमें क्या कहता, पेशेंट वांट्स टू डाई, रिक्वेस्ट दिस इफेक्ट, पेशेंट कंसेंट है वहाँ, कॉम्पिटेंट है वो चॉइस बनाने के लिए, मेंटली साउंड है, रिक्वेस्ट लेकिन कहाँ से आनी चाहिए, या तो इंटॉलरेबल पेन में हो या सफरिंग फ्रॉम इलनेस, एग्रीड टू बी टर्मिनल। अगेन उस सिनेरियो में मुझे तो याद नहीं कि कोई टर्मिनल इलनेस थी, वो बस अपनी ज़िंदगी से परेशान था। बोथ एक्टिव एंड पैसिव यूथनेशिया वॉलंटरी यूथनेशिया का एक फॉर्म है। कैसे हैं वो आगे बात करेंगे। अगर यूथनेशिया जो वॉलंटरी यूथनेशिया है डॉक्टर ने ही करा है और पेशेंट ने पार्टिसिपेट नहीं करा तो वॉलंटरी यूथनेशिया बाया डॉक्टर कहलाता है। अगर फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड है कि पेशेंट तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, डॉक्टर ने सिर्फ असिस्ट किया है उसको ड्रग्स देने में, तरीका बताने में, इन सब चीज़ में, लेकिन कर सब कुछ पेशेंट ही रहा है। ये कुछ कंट्रीज़ हैं 2002 से 2023 तक जहाँ पे अलग अलग फॉर्म में वॉलंटरी यूथनेशिया लागू किया गया, आइदर एक्टिव और पैसिव। नाउ कमिंग टू नॉन वॉलंटरी यूथनेशिया, पर्सन किल्ड नॉट कैपेबल ऑफ ईदर मेकिंग और रिफ्यूज टू मेक सच अ रिक्वेस्ट। एक बंदा है जो इनकेपेसिटेट हो चुका है, बेहोश है, वो कोई ले ही नहीं पा रहा है डिसीजन, involves the death, his or her own good, someone who cannot express any view on the matter, और some sort of proxy request, किसी फ्रेंड ने, किसी फैमिली मेम्बर ने, नेक्स्ट ऑफ किन ने रिक्वेस्ट करा कि हाँ लाइफ एंड कर दी जाए, किसमें कोमा में, कैन नॉट मेक अ डिसीजन, या पर्सन इरिवर्सिबल कोमा, सिवियरली डिफेक्टेड इन्फेंट। नाउ कमिंग टू दिस केस, कैरन एंड क्विन, बेसिकली क्या हुआ था, मैडम ने वैलियम लिया, उस पर अल्कोहल पी, जबकि ये क्रैश डाइट पे थी, ये कोमा में गई और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई। डॉक्टर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया क्या, कि इसका वेंटिलेटर हटा दो। पेरेंट्स ने सूट फाइल करा, इवेंचुअली कोर्ट ने कहा कि वेंटिलेटर हटा दो, वेंटिलेटर हटाया गया, पर अगले 10 साल तक वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में रही, वो वहाँ ख़त्म नहीं हुई। अगेन यूथनेशिया हुआ, एक्टिव यूथनेशिया या पैसिव यूथनेशिया नॉन वॉलंटरी था बिकॉज कैरन वाज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड। नॉन वॉलंटरी यूथनेशिया पैसिव यूथनेशिया हुआ, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अगेन शी परसिस्टेड। इनवॉलंटरी यूथनेशिया, एंडिंग द पेशेंट्स लाइफ, एब्सेंस ऑफ ईदर अ पर्सन और प्रॉक्सी इन्विटेशन। मोटिव क्या है, रिलीफ फ्रॉम सफरिंग। अगेन इसमें क्या हुआ, एक पैटर्नलिस्टिक डिसीजन लिया गया, पैटर्नलिस्टिक मतलब उसके बिहाफ पे कोई और ले रहा है, क्या, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर द विक्टिम ऑफ द डिजीज। पेशेंट डज नॉट वांट टू डाई येट ही इज़ कंपल्सरीली। बहुत रेयर है, शायद कभी नहीं देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बैटल फील्ड पे सोल्जर ने कहा, उसको इंजरीज हुई, उसका इंटेस्टाइन्स बाहर हैंग आउट कर रहे हैं, ही इज़ इन ग्रेट पेन, रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसकी जान बचाई जाए। डॉक्टर को पता है ये बचाया नहीं जा सकता, क्यों, अगेन बैटल फील्ड पे है, बहुत दिक्कत है, वॉन्ट्स टू एंड हिज सफरिंग शॉर्ट से। अगेन यूथनेशिया हुआ, इनवॉलेंट्री हुआ, एक्टिव यूथनेशिया था। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स, यहाँ पे हम केसेस की बात करेंगे एक एक करके। मेन एक केस समझ लीजिए, जो जियान कौर और स्टेट ऑफ पंजाब का केस था 1996 का। इसमें कहा गया सेक्शन 21 के अंदर जो राइट टू लाइफ है, ये बिल्कुल भी कतई इक्वल नहीं है किसके, राइट टू डाई। तो यहाँ से हमारा मेन आर्टिकल 21 पे शुरू होता है। अरुणा शानबाग, अरुणा रामचंद्र शानबाग केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2011 की बात। 1973 में अरुणा शानबाग सेक्सुअली असॉल्ट करी गई केईएम हॉस्पिटल में, जहाँ पे इसको डॉग चैन के थ्रू चोक किया गया और रेप करने की कोशिश करी गई। नेक्स्ट डे सुबह 7:45 क्लीनर फाउंड हर लाइंग ऑन द फ्लोर विद ब्लड ऑल ओवर इन अनकॉन्शियस कंडीशन, एंड तब से ये वेजिटेटिव स्टेट में रहे केईएम हॉस्पिटल में फॉर 40 ईयर्स। इश्यूज़ क्या क्या थे, अगेन बहुत सारे इश्यूज़ थे इस केस में, लेकिन जो मेन इश्यूज़ थे जो कोर्ट के सामने आ रहे थे, सबसे पहला इशू कि विड्रॉल ऑफ लाइफ
एंड मीन्स ऑफ पर्सन हु इज़ इन वेजिटेटिव स्टेट भी परमिसेबल, क्या ये परमिसेबल भी है, क्या हम ये कर सकते हैं? पर्सन की फैमिली, नेक्स्ट फ्रेंड, क्या इनके पास अथॉरिटी है, राइट टू सीक है कि वो विदहोल्ड कर सके या रिमूवल ऑफ लाइफ सपोर्टिंग मेजर्स को हटा सके? अब इंडिविजुअल ने जब तक खुद से नहीं कहा कि हाँ मेरे साथ ऐसा करना, अगर मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है, क्या अरुणा शानबाग को डेड डिक्लेयर करा भी जा सकता है या नहीं? राइट टू डाई आर्टिकल 21 के अंदर आता भी है या नहीं? सेक्शन 306 309 आईपीसी, क्या ये कॉन्स्टेंटली वैलिड हैं या नहीं? क्या यूथनेशिया परमिट किया जाए, और अगर हाँ तो व्हाट लीगल इश्यूज रिवॉल्व अराउंड इट, क्या लीगल इश्यूज इसमें आएंगे? देखो, बेसिकली अरुणा शानबाग वॉज अबेंडेंड बाय हर फैमिली एंड फ्रेंड्स। देन केम अ पर्सन पिंकी विरानी, ये इनके साथ टाइम स्पेंड किया, इनके ऊपर बुक निकाली जो कि काफ़ी फेमस हुई, जिसके बाद ये जजमेंट आया, जिसके बाद ये केस हुआ। डॉक्टर्स ने भी क्लियरली मना कर दिया था कि हम यूथनेशिया में साथ नहीं देंगे। तो जजमेंट क्या रहा? क्लियर डिस्टिंक्शन बना एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया के ऊपर। एपेक्स कोर्ट ने कहा, गाइडलाइंस बनाई, प्रोसीजर और गाइडलाइंस फॉर ग्रांटिंग पैसिव यूथनेशिया, कब? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रखते हुए। क्लैरिफाइड द डिसीजन, विड्रॉल ऑफ लाइफ could be made by High Court under Article 226. High Court is required to make a speedy decision. क्या गाइडलाइंस बनी? या तो पेरेंट्स, या स्पाउस, या अदर क्लोज रिलेटिव, या फ्रेंड्स अगर ऊपर का कोई भी नहीं आया, या डॉक्टर, सिर्फ यही डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन बोनाफाइड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट, ऑलवेज रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम हाई कोर्ट। तो जब एप्लीकेशन भरी जाएगी, सबसे पहले कहाँ जाएगी? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास, जो कि बेंच करेंगे, जिसमें 2 जजेस होंगे, जो कि ग्रांट करेंगे अप्रूवल करना है या नहीं करना। अब जो जजेस हैं वो तो डॉक्टर नहीं है, वो क्या करेंगे? कमेटी बैठाएंगे 3 रेप्यूटेड डॉक्टर्स की, जो रिपोर्ट देंगे कि हाँ ये कंडीशन पेशेंट की कैसी है। वर्डिक्ट देने से पहले नोटिस रिगार्डिंग द रिपोर्ट गिवन टू द क्लोज रिलेटिव्स एंड द स्टेट, उनसे कहा जाएगा किसी को कोई ऑब्जेक्शन है या किसी को कोई दिक्कत है, वो अपना आके सामने से बता दे, वरना कोर्ट का वर्डिक्ट चला जाएगा। आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, हाई कोर्ट कैन गिव इट्स वर्डिक्ट। कमिंग टू अनदर केस, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 टू 2018। बेसिकली क्या था, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी थी जिसने एक राइट पिटिशन दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि राइट टू डाई तो नहीं है, लेकिन राइट टू डाई विद डिग्निटी को रिकॉग्नाइज करा गया है, राइट टू लिव विद डिग्निटी के साथ, किसमें? आर्टिकल 21 के अंदर। तो इन्होंने क्या करा? डायरेक्शंस टू अलाउ पर्सन सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल इलनेस या दोज इन डिटेरियोरेटेड मेडिकल कंडीशन टू एग्जीक्यूट एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव या लिविंग विल वो दे सकते हैं, जिसमें विशेज रिगार्डिंग मेडिकल ट्रीटमेंट एट द एंड ऑफ लाइफ कुड बी रेस्पेक्टेड। अब किसी को पता है कि हाँ मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वो एक एडवांस डायरेक्टिव दे रहा है या फिर लिविंग विल दे रहा है कि अगर बाई चांस मैं इस कंडीशन में पहुंचूं तो मेरे साथ ये करा जाए कि मुझे वेंटिलेटर पे न डाला जाए, वेंटिलेटर पे 1 महीना हो जाए तो मेरा वेंटिलेटर हटा दिया जाए, मुझे वेजिटेटिव स्टेट में जाए तो मुझे मरने दिया जाए, वगैरह वगैरह। इसी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है डू नॉट अटेम्प्ट रिसक्सिटेशन, DNAR या DNR, डू नॉट रिसक्सिटेट, ये भी इसी का ही एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। इश्यूज़ क्या डाले इन्होंने कि राइट टू लिव विद डिग्निटी आर्टिकल 21 के अंदर है, क्या ये राइट टू डाई विद डिग्निटी के साथ मैच किया जा सकता है, या पैसिव यूथनेशिया वॉलंटरी हो या सर्कमस्टांसेस में इनवॉलंटरी हो, क्या ये लीगली परमिसिबल है, और अगर हाँ तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए? लिविंग विल एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव की महत्वता यह रिकॉग्नाइज किया गया कि और क्या सेफगार्ड्स इसमें ज़रूरी है। रीजनिंग क्या दी गई? डिग्निटी मस्ट बी प्रिजर्व्ड, चाहे मरने में हो चाहे ज़िंदा में हो, डिग्निटी मस्ट बी प्रिजर्व्ड। रिफ्यूज़ल ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट बाय टर्मिनली इल पेशेंट डज नॉट माउंट टू सुसाइड और यूथनेशिया। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं दवाई नहीं खाऊंगा या मैं इलाज नहीं करने दूंगा अपना, तो वो सुसाइड या यूथनेशिया में काउंट नहीं होता। सुसाइड एक एक्ट है जिसमें इंटेंशन है एंड करने का लाइफ में, लेकिन रिफ्यूज़ल टू ट्रीटमेंट अलाउज द अंडरलाइंग डिजीज मेक इट्स नेचुरल कोर्स। रिफ्यूज़ल है, वो यूथनेशिया नहीं है।
वो नहीं खा रहा है, नहीं इलाज करने दे रहा है, दैट्स रिफ्यूज़ल। वो चाह रहा है वो नेचुरली ख़त्म हो जाए। Code specified who may execute an advance directive, condition for its validity, content, manner of recording, preservation, procedure to be followed when giving effect to it. एडवांस डायरेक्टिव क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या उसके अंदर होना चाहिए, मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, रिजर्व कैसे करना है और उसको कैसे प्रोसीजर फॉलो करना है। कंक्लूजन, राइट टू डाई विद डिग्निटी रिकॉग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। Adult of sound mental capacity, right to refuse medical treatment, withdrawal of life sustaining measures। अगर कोई साउंड कैपेसिटी का एडल्ट है वो राइट टू रिफ्यूज मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकता है। एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव या लिविंग विल लीगली वैलिड करी गई एंड सब्जेक्ट टू डिटेल प्रोसीजरल सेफ गार्ड्स। और ये कहा गया कि किस तरह से आगे उसको सेफ गार्ड किया जा सकता है। नाउ कमिंग टू द मेन केस, हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026। हरीश राणा बेसिकली एक बीटेक स्टूडेंट था पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो कि गिर गया था फोर्थ फ्लोर से। कब? 20 अगस्त 2013 में। डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी हुई, क्वाड्रिप्लेजिया हुआ और वो प्रोलॉन्ग वेजिटेटिव स्टेट में चला गया। मेडिकल एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि वो 100% परमानेंट डिसेबिलिटी में था, नो कॉग्निटिव अवेयरनेस एंड नो रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल रिकवरी। बेसिकली वेंटिलेटर पे नहीं था, कोई लाइफ सस्टेनिंग मेजर्स अलग से मशीन नहीं अटैच थी, कोई बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं चल रही थी, जस्ट उसमें एक पैक ट्यूब लगी हुई थी जो कि क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन में काम करती थी। पेरेंट्स वर वेरी डिसहार्टन टू सी देयर चाइल्ड लाइक दैट। सो इश्यूज़ क्या जनरेट हुए कि क्या पैक ट्यूब या क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन हाइड्रेशन ये मेडिकल ट्रीटमेंट का पार्ट है भी या नहीं। क्या पैसिव यूथनेशिया परमिसिबल है एब्सेंस ऑफ एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव, क्योंकि उसने कोई एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव नहीं दिया था। अगर कंटिन्यूड लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट को हटा दिया जाए तो क्या वो डिग्निटी वाला कंपोनेंट रहेगा या नहीं रहेगा। कंटिन्यूशन ऑफ ट्रीटमेंट रिमेन इन द पेशेंट्स बेस्ट इंटरेस्ट, क्या ये सच में ट्रीटमेंट है भी नहीं, पहले तो यही क्वेश्चन है। अगर उसको कंटिन्यू नहीं करा तो क्या वो पेशेंट के इंटरेस्ट में है या नहीं, ये भी नहीं पता। क्या प्रोसीजर सेफ गार्ड्स करेंगे कि जब विड्रॉ करा जाए इसमें। करेक्ट लीगल क्वेश्चन इज नॉट वेदर डेथ इन पेशेंट्स बेस्ट इंटरेस्ट बट वेदर द कंटिन्यूड आर्टिफिशियल प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ रिमेन्स इन पेशेंट्स बेस्ट इंटरेस्ट। क्वेश्चन ये है कि उसको मारना सही है या उसको इसी तरह आर्टिफिशियली ज़िंदा रखना सही है। क्रिटिकल एनालिसिस, डॉक्ट्राइन प्रिसीजन के अलावा ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच भी ज़रूरी है। होलिस्टिक अप्रोच जिसमें क्या चाहिए, मेडिकल फ्यूटिलिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ डिग्निटी, इमोशनल वेलफेयर और पेशेंट फैमिली का व्यू भी सामने रखना ज़रूरी है। कि जुडिशियल गाइडलाइंस इस तरह से हों जो परमानेंट सब्स्टिट्यूट हो फॉर लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन, कैन नॉट सर्व एज अ परमानेंट सब्स्टिट्यूट। जुडिशियल गाइडलाइंस पे ही होगा, परमानेंटली इसको हर एक पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। लॉ गवर्निंग डिस्प्यूटेड फैमिली कंसेंट, सब्स्टिट्यूट डिसीजन मेकिंग रिमेन्स इनसफिशिएंटली डेवलप। जो फैमिली कंसेंट है, सब्स्टिट्यूट डिसीजन मेकिंग है, वो अभी तक पूरी तरह से बना नहीं है। एंड लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन पोसेसेस कंटिन्यूड लीगल एंड इंस्टीट्यूशन रिस्क फॉर डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल स्टाफ। लेजिस्लेशन इस तरह से होना चाहिए कि डॉक्टर और स्टाफ के ऊपर भी कोई लीगल या इंस्टीट्यूशनल रिस्क ना आए। 24 मार्च 2026 4:10 PM एम्स न्यू दिल्ली में पैलिएटिव ऑन्कोलॉजी यूनिट के अंडर हरीश राणा पास्ड अवे। कंक्लूजन, हरीश राणा केस एवोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 21 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बना। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ राइट टू लाइफ इन टू रेल्म ऑफ डिग्निफाइड डाइंग। डिग्निफाइंग डाइंग इज़ इम्पॉर्टेंट एज राइट टू लाइफ। अरुणा शानबाग केस, कॉमन कॉज, हरीश राणा, इन्होंने आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करा डिग्निटी, नॉट मेल इन लिविंग, डेथ को भी डिग्निफाइड करा, एंड ऑफ नेचुरल लाइफ एंड ए डिग्निफाइड प्रोसेस ऑफ टाइम। थैंक यू फॉर टुडे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।